हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि त्रिविम समावयवता जो है दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता एवं प्रकाशिक समावयवता। अब हम दोनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन या द्विबंधित कार्बन से दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हों। अर्थात ज्यामितीय समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें द्विबंध कार्बन होता है और द्विबंधित कार्बन से दो भिन्न प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि ज्यामितीय समावयवता के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, दो आवश्यक चीजें हैं जिसके कारण ये हो सकती है। पहला, डबल बॉन्ड, यानी कि ये उन्हीं यौगिकों में पाई जाएगी जिसमें द्विबंधित कार्बन हो, और द्विबंधित कार्बन होने के कारण ही इनका फ्री रोटेशन नहीं होता या मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स फ्री रोटेशन के कारण एक कन्फर्मेशन से दूसरे कन्फर्मेशन में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि इनमें एकल बंध पाया जाएगा तो इनमें सरूपन पाए जाएंगे और एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण एक स्वरूप जो है वो दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम ज्यामितीय समावयवता जिसमें डबल बॉन्ड या द्विबंध के कारण मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, इसे हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या प्रतिबंधित घूर्णन भी कहते हैं। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होने पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। एल्काइंस जो हैं उनमें त्रिबंध होता है, लेकिन उसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लेकिन प्रत्येक कार्बन परमाणु की एक ही वैलेंसी मुक्त होती है जिस पर कोई भी समूह जुड़े हो एक ही संरचना प्राप्त होगी। अब आप समझिए कि एल्काइंस में क्वेश्चन भी आता है कि वाई एल्काइंस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्काइंस में ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि उसका ट्रिपल बॉन्ड जो है, त्रिबंध जो है, वो घूर्णन को तो प्रतिबंधित कर देता है, लेकिन इसमें तीन जो संयोजकता हैं कार्बन से जुड़ी है, इसलिए मुक्त संयोजकता केवल एक ही बचती है। उस पर अगर कोई भी समूह जमा होगा तो उसके और संरचनाएं नहीं बन पाएंगी और आइसोमर्स या समवायवी प्राप्त नहीं होंगे, एक ही संरचना प्राप्त होती है। आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरी शर्त आवश्यक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, डबल बॉन्ड कार्बन की दोनों संयोजकताएं भिन्न समूहों से जुड़नी चाहिए। अब आप देखिए, मैंने डायग्राम में AA XY लिखा है। अगर इनमें कार्बन से समान समूह जुड़े होंगे तो उसके अंदर उसमें संयोजकता जो है अगर समान समूहों से जुड़ेगी तो उसमें विन्यास नहीं प्राप्त होंगे हमें, और कोई आइसोमेरिज्म या समावयव भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं होगा। आप देखिए एग्जाम्पल में लिखा है कार्बन कार्बन से दोनों A जुड़े हुए हैं, XY जुड़ा हुआ है, तो इसमें A और A में कोई अंतर ही नहीं होगा, तो इसमें समावयवता नहीं पाई जाएगी। अब आप देखिए नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, कार्बन से दो भिन्न समूह जुड़े हैं A और B, तो इसमें आसानी से सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष जो है समावयवता पाई जाती है। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स जो कि इम्तहान में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले देखिए आप डाई हेलो एल्कीन। डाई हेलो एल्कीन में सिस में दोनों हाइड्रोजन समूह एक तरफ हैं और एक्स जो समूह है वो एक तरफ है। अब इसी का ट्रांस लेंगे तो एक कार्बन से H समूह है, दूसरी ओर इसमें दूसरा भिन्न समूह है, यानी कि एक ही तरह के समूह जो हैं वो विपरीत दिशा में है, इसलिए ट्रांस है। अब आप लीजिए एग्जाम्पल 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन में CH3 समूह जुड़ा होता है और हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। जब दोनों हाइड्रोजन समूह एक ही तरफ हैं तो ये हो गया आपका सिस ब्यूटीन, और जब हाइड्रोजन और मैथिल समूह विपरीत दिशा में है तो ये हो गया आपका ट्रांस आपका आइसोमर। फिर ब्यूटीन डाइऑक एसिड में
कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है और हाइड्रोजन समूह जुड़ा है। जब दोनों कार्बोक्सिलिक समूह एक ही तरफ जुड़े होते हैं उसे हम सिस आइसोमर या समपक्ष समावयवी कहते हैं, और जब कार्बोक्सिलिक समूह विपरीत दिशा में है तो इसे हम ट्रांस आइसोमर या विपक्ष समावयवी कहेंगे। एक एग्जाम्पल और करेंगे, फेनिल प्रोपियोनिक अम्ल। इसमें फेनिल समूह C6H5 जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है, हाइड्रोजन, लेकिन दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एक तरफ हैं तो वो आपका सिस होगा, और जब दोनों हाइड्रोजन जो है अलग विपरीत दिशा में है तो वो आपका ट्रांस आइसोमर कहलाता है। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम ज्यामितीय समवयवता को कैसे अलग अलग विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी ज्यामितीय समावयवी सिस आइसोमर है, समपक्ष आइसोमर है अथवा ट्रांस विपक्ष, ये कई विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पहला है साइक्लाइजेशन मेथड या चक्रण विधि। सिस आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह एक तरफ होने के कारण इनमें अंतर क्रिया होती है, इंटरैक्शन होता है, जिससे कि अणु का साइक्लाइजेशन हो जाता है, चक्रण हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लेंगे, इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, मैलिक अम्ल। अब अगर हम सिस मैलिक अम्ल को 140 डिग्री तक गर्म करेंगे तो साइक्लिक प्रोडक्ट या चक्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होगा मैलिक एनहाइड्राइड। आप रिएक्शन देखिए, मैलिक एसिड है, इसको हमने सिस है क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह और हाइड्रोजन समूह एक तरफ लगे, तो सिस मैलिक अम्ल को 140 डिग्री पर हम गर्म करेंगे तो ये मैलिक एनहाइड्राइड में परिवर्तित होता है, एक चक्रीय उत्पाद बनता है। यदि इसके ट्रांस आइसोमर यानी इसी का ट्रांस समावयवी लेते हैं हम फ्यूमेरिक अम्ल, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो विपरीत दिशा में हैं, और इसे भी गर्म करेंगे तो 140 डिग्री पे गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उच्च ताप पर 275 डिग्री पर गर्म करेंगे तो पाई बॉन्ड वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और अणु का घूर्णन हो जाता है। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ज्यामितीय समावयवी में कौन सा सिस आइसोमर है और कौन सा ट्रांस आइसोमर। दूसरी विधि है डायपोल मोमेंट मेथड, द्विध्रुव आघूर्ण विधि। सिस आइसोमर्स का डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन ट्रांस आइसोमर्स में समूह विपरीत दिशा में हो जाते हैं, जिससे इनके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो हैं वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये किसी प्रकार का द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते। अब आप देखिए, मैंने यहाँ डाइक्लोरोएथीन का एग्जाम्पल लिखा है, तो सिस आइसोमर जो है जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन एक तरफ है, उनका द्विध्रुव आघूर्ण 1.85D है, लेकिन ट्रांस डाइक्लोरोएथीन में दो विपरीत दिशा में समूह है, इनके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता। इसी प्रकार हम 2-ब्यूटीन का एग्जाम्पल लेंगे, तो सिस 2-ब्यूटीन जिसे मैथिल समूह और हाइड्रोजन एक तरफ है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है 0.4D है, लेकिन ट्रांस 2-ब्यूटीन का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 पाया जाता है। ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऐसे ज्यामितीय समावयवी जिनमें दोनों कार्बन परमाणु पर विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हों, तो सिस समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण ट्रांस की तुलना में कम हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे 1-क्लोरोप्रोपीन। अब इसमें आप देखिए CH3Cl है और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है तो ये सिस समावयवी है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है 1.71D है। लेकिन अगर इसका हम ट्रांस समावयवी देखते हैं जिसमें CH3 और Cl विपरीत हैं, यह दोनों हाइड्रोजन परमाणु विपरीत हैं, तो 1-क्लोरोप्रोपीन इसका विपक्ष समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण जो है 1.97D है।
इसका कारण है कि ट्रांसफॉर्म में द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो जुड़ जाता है और इसमें कम हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। ट्रांस आइसोमर्स में प्रबल वॉन डेर वाल फोर्सेस के कारण मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। उदाहरण हम लेंगे सिस मेलेकमल का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है क्वथनांक 130 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी का हम विपक्ष या ट्रांस समावयवी लेते हैं फ्यूमेरिक एसिड, तो उसका होता है 287 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके अतिरिक्त अब आधुनिक विधियों द्वारा भी, एक्सरे एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का निर्धारण कर सकते हैं। तो आज हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। अब हम आगे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। धन्यवाद।